Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be discussing about post transcription. हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था. ट्रांसक्रिप्शन इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ योर DNA into your RNA. हमने पढ़ा था स्कूल. देन ट्रांसक्रिप्शन. अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ही होती है हमारे पास ट्रांसलेशन. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर RNA कि वो मैच्योर हो जाए. जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोडक्ट में जो RNA मिलता है दैट इज़ प्राइमरी RNA या मैं बोलूँ प्री मैच्योर RNA होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जो प्री मैच्योर RNA या प्री RNA वो कन्वर्ट हो जाए मैच्योर RNA के अंदर. उसके बाद ही उस RNA की ट्रांसलेशन होगी. ट्रांसलेशन इज लाइक कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन. नाउ अंडरस्टैंड हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मेरे पास एक RNA आया. ऑलराइट, बट दिस RNA यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस RNA इज बेसिकली प्राइमरी RNA. मैं इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी RNA बोला जाता है. इसको प्री mRNA बोला जाता है. इसको हम बोलते हैं HNRNA. Now what is this? HNRNA means heterogeneous nuclear RNA. HNRNA बोला जाता है इसको प्री mRNA बोला जाता है. इसको हम प्राइमरी RNA बोलते हैं जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोडक्ट में बनता है. नाउ दिस RNA ये जो RNA ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. दिस RNA नीड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी RNA. मैं इसको बोलूँ मैच्योर RNA में कन्वर्ट होना ज़रूरी है. ये प्री मैच्योर है. इसको हम बोलते हैं HNRNA में बोलते हैं हाइड्रोजनस न्यूक्लियर RNA भी बोलते हैं. अब ऐसा क्या है इस RNA के अंदर कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा. तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. दो अलग चीज़ें आती हैं यहाँ पे. अगेन डिफरेंशिएशन हो रहा है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाली चीज़ आ रही है. हम बात करते हैं पहले स्प्लिट जीन के बारे में. स्प्लिट जीन क्या होता है? बेसिकली आपका जो RNA होता है ये आपका RNA था. ये आपका RNA है. ऑलराइट, अब ज़रूरी नहीं है कि इस RNA के अंदर जो सारा RNA है वो प्रोटीन बनाए. ये पूरा प्रोटीन नहीं बनाएगा. इसके अंदर कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कुछ डिफ्रेंसीशन के लिए कुछ रीजन्स बना दे. मैं थोड़ा डार्क कलर चूज़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंसीशन में आसानी हो. ये मैंने एक RNA बना दिया. बस RNA है. इसके अंदर कुछ रीजन्स मौजूद हैं. अब बेसिकली स्प्लिट जीन क्या चीज़ है? हमारे पास स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इसके अंदर जीन्स हैं जो फंक्शनल है और वो प्रोटीन बनाएंगे और कुछ ऐसे जीन्स मौजूद है इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल जीन जो कि आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जो कोड नहीं करेंगे. अब बेसिकली जो प्रोटीन बनाता है हम उसको बोलते हैं एक्सॉन्स. ऑलराइट, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स. ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये है एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या है आपका? एक्सॉन्स क्या है आपका? फंक्शनल जीन है जो फंक्शन असल में करेगा. अब जो रीजन बच गया है ये वाला आपका, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोल रहे हैं, ये है मेरे पास इंट्रॉन्स. ये है मेरे पास इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स क्या है? नॉन फंक्शनल
नॉन फंक्शन, जो कि कोड नहीं करेंगे, जो कि आपकी आगे के प्रोटीन नहीं बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। अब आई नो इंट्रॉन्स का मतलब है अंदर होना चाहिए था, लेकिन अंदर नहीं है, ये बाहर है। सिंपल सी बात है। ये मेरे पास एक आरएनए है, आरएनए के अंदर कुछ ऐसा रीजन है जिसको मैं बोल रही हूँ, ये वो है एक्सॉन, जो कि काम का है, इसको है जो है फंक्शनल, जो असल में कोड करेगा, जो है कोडिंग। ठीक है, बाकी वाला जो रीजन है येलो वाला, ये है इंट्रॉन, जिसको निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या है, ये नॉन फंक्शनल है, इससे प्रोटीन नहीं बनने वाला। अब थोड़ी बात आपको आई गेस समझ आई होगी। अब बात ये है, हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन नहीं होता, इसका मतलब वहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होती ही नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट mRNA ही बनता है, मैच्योर वाला, क्योंकि स्प्लिट जीन ही नहीं है, मतलब वहाँ पे इंट्रॉन है ही नहीं। जबकि यूकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन मौजूद होता है। और स्प्लिट जीन क्या होता है, एक होता है इंट्रॉन्स, दूसरा होता है एक्सॉन्स। इंट्रॉन क्या करते हैं, नॉन फंक्शनल। एक्सॉन क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। ठीक है, अब ये जो mRNA है, ये जिसके अंदर तो मुझे इस इंट्रॉन को निकालना है, इस RNA को हम बोलते हैं प्री mRNA, hnRNA, या मैं बोल सकती हूँ इसको प्राइमरी RNA, प्री मैच्योर RNA, इसको ये बोला जाता है। ये प्री RNA या mRNA कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सेकेंडरी या फिर मैच्योर RNA के अंदर, या इसको हम बोलते हैं एक्सोनिक, क्योंकि हम इंट्रॉन तो निकाल देंगे, एक्सोनिक RNA भी बोला जाता है। इस प्रोसेस को, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कुछ स्टेप्स में होती है, जैसे कि हमने पहले स्टेप्स पढ़े थे रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के। अब कुछ बहुत ही छोटे से, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के। लेट्स कंटिन्यू। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पहला जो हमारे पास स्टेप होता है इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग, और तीसरा होता है टेलिंग। ठीक है, ये तीन कुछ स्टेप्स होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, नाउ अब समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हम, ये मेरे पास RNA है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ रीजन्स हैं, उन रीजन्स को मैं इंट्रॉन्स बोल रही हूँ। अब मैंने बोला कि ये इंट्रॉन्स है मेरे, ठीक है। अब क्या होता है, अच्छा मैं आपको याद है सीक्वेंस mRNA क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस होती है। अब क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं SNRP, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर स्नप्स करके भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। ये इंट्रॉन्स के रीजन में आते हैं, समझो ये रहे मेरे पास, ये आ गए मेरे पास प्रोटीन्स, और क्या करते हैं, इस रीजन को कुछ इस तरीके से बैंड कर देते हैं और ये घुस जाते हैं। क्या हुआ, मैं थोड़ा सा वापस बता देती हूँ आपको। ये ऐसे था रीजन, मेरे पास यहाँ पे ये प्रोटीन्स आए, इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसे लूप स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे ऐसे प्रोटीन करके लग गया, ठीक है। ये प्रोटीन आके यहाँ पे लग गया।
इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये प्रोटीन आके लग गया ना, ये नॉट स्ट्रक्चर है बेसिकली। कैसे? एक नॉट बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये नॉट बन गई। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ स्प्लाइसियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलती हूँ मैं? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या है? स्प्लाइसियोसोम इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ SNR NP protein with other proteins for removing introns from primary mRNA and form exonic RNA। क्या हुआ मेरे पास? मैं वापस बता देती हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ नहीं आया। कुछ भी नहीं था मेरे पास, ये एक्सॉन थे, मैंने आपको इंट्रॉन्स थे, मैंने वो बताया। ये येलो वाला मैंने इंट्रॉन्स बनाया। इंट्रॉन्स है मेरे पास, कुछ प्रोटीन्स है, इसको मैं बोल रही हूँ स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन्स ने इस इंट्रॉन का एक लूप बनाया और अंदर इस लूप के अंदर ये घुस गए, अंदर घुस गए और एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, नॉट लग गई और हमने बोल दिया इस स्ट्रक्चर का नाम है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से SNR NP प्रोटीन्स घुसे हुए हैं और एक नॉट बन चुका है। अब क्या होगा? इसको काट दिया जाएगा, इस नॉट को यहाँ से काट दिया जाएगा। जब इसको काट देंगे, जब इसको काट देंगे यहाँ से, तो मेरे पास डायरेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये रहा मेरा एक्सॉन, ये भी एक्सॉन, बीच में जगह थी इंट्रॉन्स की। यहाँ पे भी एंजाइम आएगा, एक कौन सा? RNA लाइगेज आएगा और इसको जोड़ देगा 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये बन गया मेरा RNA, जिसको मैं फॉर्म क्या बोल रही हूँ? जिसको मैं सेकेंडरी RNA बोल रही हूँ, जिसको मैच्योर RNA बोल रही हूँ, या फिर क्या बोल रही हूँ? एक्सॉनिक RNA, ठीक है। आई होप आपको स्प्लाइसिंग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्टेप खत्म होता है हमारा स्प्लाइसिंग का। स्प्लाइसिंग के बाद क्या होती है? हमारे पास एक स्टेप आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग। ये मेरे पास एक ये बन गया एक्सॉनिक RNA। अब क्या लग हो जाता है? इस RNA के ऊपर एक कैप लग जाती है छोटी सी, ठीक है। अब इस कैप के अंदर क्या होता है? आपको पता है GTP क्या होता है? आपने बेसिस पढ़ी होंगी, एडनिन थाइमीन एंड थाइमीन तो होता नहीं है RNA के अंदर, एडनिन, यूरेसिल, गोनिन, साइटोसिन। तो जब मैं GTP की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे GTP क्या होता है? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो 5 एंड होता है, ठीक है, वो क्या कर जाता है? वो GTP लग जाता है यहाँ पे, सॉरी इसके ना GTP चला जाता है, लेकिन इस GTP के अंदर 7th नंबर पे मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो जाता है और आगे से कैप बन जाती है कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता देती हूँ, ये RNA, इसके ऊपर हमने इसको कैप पहना दी। इस कैप के अंदर क्या है? GTP है, कौन सा? 7 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है इसके, और हमने इसको पहना दी कैप, ये से कैप पहन ली, ठीक है। 7th पोजीशन पे गोनिन के हमने मिथाइल को ऐड करवा दिया है और उसको उसकी 5 प्राइम वाले एंड पे लगा दिया, तो उसको हमने बोल दिया ये कैपिंग हो गई। अब क्या होता है? टेलिंग। कैपिंग यहाँ क्लियर हो गई। अब ये टेलिंग क्या होती है कि एडनिन, आपको पता है एडनिन एक न्यूक्लियोटाइड है। एडनिन के बहुत सारे एडनिन एक साथ जमा करके, ये एडनिन, इसको मैं बोल सकती हूँ पॉली एडनिन, या मैं इसको बोल सकती हूँ पॉली ए टेल, ठीक है। इस एडनिन को पीछे यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पे इसकी टेल बना देते हैं एडनिन की, पॉली एडनिन की टेल लगा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या फ़ायदा कैपिंग और टेलिंग करने से? बेसिकली जो दूसरे एंजाइम्स जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, इससे बचाने के लिए हम लोग इसकी कैपिंग एंड टेलिंग कर लेते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब कैपिंग और टेलिंग के बाद ये बिल्कुल ही कौन सा RNA बन गया? यही हमारा सेकेंडरी RNA है, यही हमारा मैच्योर RNA है, और यही जो RNA जो कि ट्रांसलेशन के लिए जाएगा
वही RNA है, ठीक है। मैं वापस बता देती हूँ, स्प्लाइसिंग हुई, ये मेरे पास RNA था, कुछ रीजन था यहाँ पे इंट्रॉन्स नाम का, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आए, ये कुछ प्रोटीन्स आए जिसकी वजह से एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। वो नॉट को काट दिया हमने तो ये कुछ इस तरह बन गए। फिर RNA लाइगेज आया और उसने जोड़ दिया इस RNA को। फिर हमने बोला कि कोई एंजाइम ना आए भाई, इसको तंग कर ले, हम इसको एक बड़ी सी कैप बना देते हैं। उस कैप के अंदर क्या है, 7-MGTP, मतलब गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो गोनिन, उसके 7वें नंबर पे मिथाइल लगा दिया, ऐसी कैप बना दी एक। पीछे से मैंने इसकी टेल लगा दी, टेल में क्या था, AA, मतलब एडनिन के बहुत सारे एडनिन की को जोड़ के इसकी एक टेल लगा दी इसके 3' एंड के ऊपर। ये तैयार हो गया मेरा RNA, ये तैयार है RNA अब ट्रांसलेशन के लिए। अब यही RNA जाएगा ट्रांसलेशन को। अब जो फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस है एडनिन को जोड़ने का, उसको मैं बोल देती हूँ पॉली एडिनाइलेशन। इसके लिए एंजाइम यूज़ होगा पॉलीमरेस, ठीक है। ये तो बातें आप रेट कर सकते हैं, बस यही बात थी। स्प्लाइसिंग हुई, कैपिंग हुई, टेलिंग हुई। कैपिंग और टेलिंग क्यों हुई, क्योंकि कोई एंजाइम्स आके इसको डिग्रेड ना कर दे, जैसे कि न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, ये कोई एंजाइम साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, उसको तंग ना करें। हमने कैपिंग और टेलिंग करके बिल्कुल उसको पैक करके सील करके अब हम इसको राइबोसोम के पास भेजेंगे ताकि वहाँ पे जाके ये प्रोटीन बनाए। So this was all about post-transcriptional modifications. I really hope this topic is crystal clear to you. If you still have any kind of queries, I am open to all of your questions and I will reply to all of your questions in the comment box. Till then, stay tuned and goodbye.